हेलो एवरीवन। वेलकम टू फार्माकोथेरेपी बाय शाद। तो मैं आज आप लोगों को फार्माकोथेरेपी के बारे में बताने जा। सो कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एम, देन पर्पस ऑफ फार्माकोथेरेपी, इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम, स्टेप्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, देन हाउ टू स्टडी फार्माकोथेरेपी। अब डेफिनेशन देखते हैं। फार्माकोथेरेपी refers to the use of specific medications to treat and manage various medical conditions। मतलब कि जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं या कोई डिजीज़ है उसको किसी भी स्पेसिफिक मेडिकेशन के थ्रू कैसे ट्रीट करना है या कैसे मैनेज करना है किसी भी कंडीशंस को, वो फार्माकोथेरेपी बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मतलब कि जो भी फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है वो फार्माकोथेरेपी में होता है। और इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, मतलब पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव होता है एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, और ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होता है। ऑल्सो नोन एज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और ड्रग थेरेपी। इसको जो है कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और ड्रग थेरेपी भी कहते हैं। अब एम देख लेते हैं कि फार्माकोथेरेपी का एम क्या है। एलिवेटिंग सिम्टम्स। एलिवेटिंग सिम्टम्स का मतलब कि जो भी डिजीज़ की वजह से जो भी सिम्टम्स शो हो रहा है पेशेंट में, उस सिम्टम्स को कम से कम करना है। स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन, मतलब कि जो भी डिजीज़ प्रोग्रेस होने वाला है आगे, उसके प्रोग्रेशन को स्लो करना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं डिजीज़ के थ्रू, या कोई भी ऐसा कंडीशंस हो रहा है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आगे जा कर के, उन सारे चीज़ों को प्रिवेंट करना है। मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस, जो भी क्रोनिक कंडीशंस हैं उनको मैनेज करना है। इमरजेंसी केस हो गए या फिर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया या फिर जो भी ट्रॉमेटिक केस हो गए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। रिस्टोर और मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मतलब कि जो भी हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, इसको मेंटेन करना है एंड रिस्टोर करना है। इम्प्रूव पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। बेसिकली जो नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है जैसे कि HIV एड्स या कार्सिनोमा, इन सारी कंडीशन में क्या करना होता है कि पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना होता है। क्योरिंग डिजीजेज, मतलब कि जो भी क्योरेबल डिजीज़ है उनका क्योर होना है। इन्हेंस ओवरऑल वेल बीइंग बाय रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशंस, मतलब कि जो भी एम्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, इन सारे एम्स को अचीव करना है बाय द यूज ऑफ रेशनल मेडिकेशंस। मतलब कि जो भी रेशनल यूज है मेडिकेशन का, जैसे कि राइट डोज, राइट फ्रीक्वेंसी, फॉर द राइट डिजीज, फॉर राइट ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ों को जो है कि माइंड में रखते हुए इन सारे एम्स को अचीव करना है। आप पर्पस देख लेते हैं फार्माकोथेरेपी का। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्माकोथेरेपी इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड पेशेंट आउटकम्स। जो इसका प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है ये उसको इम्प्रूव करता है, एंड पेशेंट आउटकम तो इम्प्रूव होगा ही जब क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अगर बेसिकली कहें तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो कि मिनिमम कॉस्ट में मिले, वो इसका जो है कि पर्पस है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम में फार्माकोथेरेपी को लाया गया। Pharmacotherapy plays a crucial role in healthcare system by providing effective treatment options for a wide range of diseases and conditions। मतलब कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि किसी भी डिजीज को, मतलब कि किस किस स्टेप में या किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हम लोगों को फार्माकोथेरेपी बताता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस देता है। अब देखते हैं कि फार्माकोथेरेपी का जो क्लिनिकल यूज़ है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है कलेक्शन, then assess, then plan, then implementation of plan, then follow up, monitoring and evaluating। ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है कि थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट असेसमेंट में दो पॉइंट हैं, कलेक्ट पेशेंट डाटा एंड देन मेडिकल हिस्ट्री। तो पेशेंट डाटा में बेसिकली डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि पेशेंट का एज, वेट, हाइट, सेक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। देन करेंट मेडिकेशन हिस्ट्री,
करेंट मेडिकेशन का मतलब कि जो मेडिकेशन अभी करेंटली पेशेंट ले रहा है वो सारी मेडिकेशंस। देन एलर्जीज, मतलब कि किसी मेडिकेशन की वजह एलर्जी, या फिर कोई फूड प्रोडक्ट की वजह से एलर्जी, वो सारी चीज़ें। एंड एनी अदर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इससे मिलता जुलता कोई इन्फॉर्मेशन। मेडिकल हिस्ट्री में अगर बात करें तो इंक्लूडिंग पास्ट मेडिकल कंडीशंस, मतलब कि जो भी पहले पेशेंट को हो चुका है मेडिकल कंडीशंस, वो सारी चीज़ें, या कोई डिजीज़ हो चुकी है वो। सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशंस, मतलब किसी टॉक्सिसिटी की वजह से या एडीआर की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रॉमेटिक कंडीशंस की वजह से। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज, मतलब कि जो भी डिजीज पेशेंट अफेक्टेड है जो भी डिजीज से, वो डिजीज उसकी फैमिली में किसी मेंबर को तो है नहीं, ये सारी चीज़ें। अब स्टेप सेकंड देखते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट गोल्स। तो इसमें दो पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स कंडीशंस, डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन देखते हैं कि जैसे ही पेशेंट का कंडीशन डायग्नोस्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होता है कि इस्टेब्लिश करना पड़ता है गोल्स, मतलब कि ट्रीटमेंट का क्या गोल है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो दिस गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ये जो है कि शॉर्ट में इसको कहे तो स्मार्ट, मतलब कि जो भी गोल सिलेक्ट करना है, इस्टेब्लिश करना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए उसी डिजीज के लिए। मेजरेबल होना चाहिए कि मतलब कितने दिन तक इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। अचीवेबल होना चाहिए कि जिसको इफेक्टिवली अचीव कर सके। रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, मतलब कि 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, ये टाइम बाउंड होना चाहिए कि इसमें गोल अचीव हो जाए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट गोल एस्टेब्लिश हुआ था, जो भी थेरेपी स्टार्ट हुआ है, तो उससे पेशेंट को क्या फ़ायदा हुआ है, ये सारी चीज़ें, और पेशेंट इससे सेटिस्फाई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ ट्रीटमेंट में आते हैं। अब स्टेप थर्ड देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशंस। मतलब कि जो भी मेडिकेशन सिलेक्ट होने हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे। तो इसमें 3 पॉइंट है, एफिकेसी, पेशेंट रेफरेंस, देन सेफ्टी। एफिकेसी में क्या है कि व्हेन सिलेक्टिंग अ मेडिकेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर इट्स एफिकेसी इन ट्रीटिंग पेशेंट कंडीशन। मतलब कि जो भी मेडिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी क्लास का हो, जो भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हो, उस मेडिकेशन का उस डिजीज को ट्रीट करने में कितना एफिकेसी है, या इसका साइड इफेक्ट क्या है। अगर कोई कोमोर्बिडिटी कंडीशंस है तो उसमें कौन सा क्लास का कौन सा पर्टिकुलर मेडिकेशन जो है कि ज़्यादा इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें। द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ अ मेडिकेशन इज अनदर क्रूशियल फैक्टर। मतलब कि जो भी सेफ्टी प्रोफाइल है मेडिकेशन का, ये भी क्रूशियल फैक्टर है सिलेक्ट करने के टाइम। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। अब देख लेते हैं पेशेंट रेफरेंस। पेशेंट रेफरेंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन सिलेक्टिंग मेडिकेशन। मतलब कि जो भी मेडिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली डोजेस फॉर्म के कंसिडरेशन में ये चीज़ होता है कि पीडियाट्रिक जीरियाट्रिक के केस में होता है कि डोजेस फॉर्म का रेफरेंस लेना होता है पेशेंट से। देन सेफ्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी में है, इंक्लूड असेसिंग पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं उस मेडिकेशन से। देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर दो ड्रग है किसी प्रिस्क्रिप्शन में, उस ड्रग की वजह से किसी दूसरे ड्रग का जो है कि इफेक्टिवनेस बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से एडीआर शो हो जा रहा है, या फिर किसी का जो है कि इनिबिशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है कि वो कम हो जा रहा है, जिससे थेरापेटिक डोज मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि कोई ऐसा कोमोर्बिडिटी कंडीशन है जिसमें कि उस मेडिकेशन को नहीं दे सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी केस में कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं क्लास के जो नहीं दे सकते हैं। अब देखते हैं स्टेप 4, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें डोज डोज जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थेरेपी में। एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहले डोज देखते हैं। एंश्योर एक्यूरेसी बाय डबल चेकिंग द मेडिकेशन लेवल एंड डोज कैलकुलेशन। मतलब कि जो भी डोज आपने कैलकुलेट किया है तो वो उसको जो है कि आपको डबल चेक करना है कि वो स्पेसिफिक पेशेंट के लिए इंडिविजुअली जो है कि जो आपने थेरेपी प्लान बनाया है, जो डोज आपने प्रिस्क्राइब किया है, वो सही है कि नहीं उसके लिए, या उसकी वजह से कोई एडीआर वगैरह साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं आ सकता है, ये सारी चीज़ें। और बेसिकली डोज एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि हेपाटिक डिजीज़ होता है या फिर रीनल डिजीज़ होता है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डोज एडजस्टमेंट। देन यूज़ अप्रोप्रिएट
मेजरिंग डिवाइसेस मतलब कि जो भी मेजरिंग डिवाइस आप यूज़ करते हैं वो सारी जो है कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोप्रिएट रूट मतलब कि ऐसा रूट सेलेक्ट करना जिससे बायो अवेलेबिलिटी जो है कि हायर हो, थेरेप्यूटिक रेंज मेंटेन्ड है, इफेकेसी अच्छा हो, कन्वीनियंस हो पेशेंट का, कंप्लायंस हो पेशेंट का, ये सारी चीज़ें। एंड पेशेंट रेफरेंस बेसिकली पेडियाट्रिक जेडियाट्रिक के केस में रेफरेंस लेना होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर अनकॉन्शियस है तो वहाँ पर पेरेंटल चलेगा ही, बट जो पेडियाट्रिक्स होते हैं उसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म बेसिकली ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। देन स्टेप 5 में मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट्स। तो इसमें 2 पॉइंट है, रेगुलर असेसमेंट एंड डोज एडजस्टमेंट्स। रेगुलर असेसमेंट में देखते हैं क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेगुलरली असेस द प्रोग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। मतलब कि जो भी थेरेपी प्लान आपने इस्टेब्लिश किया है, आपको पेशेंट काउंसलिंग करना है पेशेंट के पास जा कर के कि जो भी मेडिकेशन वो ले रहे हैं उससे उसको कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। देन डोज एडजस्टमेंट्स, बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोग्रेस डोज एडजस्टमेंट्स में बी नेसेसरी। मतलब कि जो भी आपने एवोल्यूशन किया है अब उसकी वजह से आपको लग रहा है कि डोज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो ये सारी चीज़ें डोज एडजस्टमेंट में आती हैं। अब स्टेप 6 देख लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट आउटकम्स। इसमें 2 पॉइंट है, असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। सो असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस में देखें तो पेशेंट इवैल्यूएशन वही चीज़ है कि पेशेंट को इवैल्यूएट करना है, आपको उससे बातें करनी है, काउंसलिंग करना है कि जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड देन कोई साइड इफ़ेक्ट तो शो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर उसको कोई इंडिकेशन है तो वो बताना होता है, ये सारी चीज़ें। यूज़ objective measures such as laboratory tests, imaging studies and clinical assessments to assess treatment outcomes। मतलब कि सबसे पहले तो आपको फिजिकली एवेल्यूट करना है, देन आ जाता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं जैसे लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग और क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब कि मेडिकेशन हिस्ट्री या नर्सिंग नोट्स, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आ, मतलब कि कोई एडजस्टमेंट होना है तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। मॉनिटर द पेशेंट सिम्टम्स एंड ट्रैक एनी इम्प्रूवमेंट और चेंज इन देयर कंडीशंस। वही चीज़ है कि आपको मॉनिटर करना है सिम्टम्स को पेशेंट को, और ट्रैक करना है इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई चेंजेस की नीड है थेरेपी में तो चेंज करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। पेशेंट सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि जो भी थेरेपी चल रहा है उस थेरेपी से जो है कि पेशेंट सेटिस्फाई है कि नहीं, उसको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। यूज़ पेशेंट सर्वेज और इंटरव्यूज़। इसमें आपको पेशेंट सर्वे करना है, उसका इंटरव्यू लेना है, फीडबैक लेना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एड्रेस एनी कंसर्न और इशूज रेज बाय पेशेंट एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू ट्रीटमेंट प्लान इफ नेसेसरी। अगर पेशेंट कोई कंसर्न शो कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो भी थेरेपी प्लान है उसमें कोई एडजस्टमेंट होना है या कोई साइड इफ़ेक्ट आ जा रहा है या इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्लान को फिर से एडजस्ट किया जाता है। तो आप देख लेते हैं कि हाउ टू स्टडी फार्माकोथेरेपी, मतलब फार्माकोथेरेपी को हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि फार्माकोलॉजी ऑफ मेडिकेशंस, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर डिजीज का फार्माकोथेरेपी आपको पढ़ना है, सबसे पहले फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट जो है उस डिजीज का क्लियर होना चाहिए। बेसिकली अगर बात करें तो इंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपको। देन एनाटॉमी ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मतलब कि जो भी डिजीज़ का आपको फार्माकोथेरेपी पढ़ना है उसका जो है एनाटॉमी वो क्लियर होना चाहिए, एनाटॉमी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिलेक्टेड डिजीज़, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी जो है कि आपको उस पर्टिकुलर डिजीज़ का जो है कि अच्छे से पढ़ना होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मतलब कि वो डिजीज़ जो है वो कैसे किसी पेशेंट में हो रहा है और क्या क्या मॉलिक्यूलर फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस डिजीज़ को प्रोग्रेस करने में, ये सारी चीज़ें।
देन इपिडीमियोलॉजी का मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डिजीज़ का जो है प्रोग्रेशन क्या है, वो डिजीज़ कितना तेज़ी से फैल रहा है, ये सारी चीज़ें। देन इटियोलॉजी का मतलब कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेड डिजीज़, मतलब कि जो भी डिजीज़ है उसका क्या क्या काउज है, कोई माइक्रोबियल काउज है या इन्वायरमेंटल काउज है या फंगल वायरल, जो भी काउज है, या कोई कोमॉर्बिडिटी है जो कि उस डिजीज़ को प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें। देन थेरापेटिक अप्रोच टू मैनेज डिजीजेस, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है कि आप थेरापेटिक अप्रोच पढ़ना होता है कि जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसका थेरापेटिक अप्रोच क्या है, मतलब किन किन मेडिकेशंस का यूज़ करते हुए, किन किन क्लास की मेडिकेशंस को यूज़ करते हुए जो है कि उस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज इन ड्रग थेरेपी, मतलब कि कोई भी डिजीज़ है, अगर उस डिजीज़ के साथ कोई कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई दूसरा डिजीज़ या तीसरा डिजीज़ भी है तो उसमें किन किन मेडिकेशंस को सिलेक्ट करेंगे, किन किन क्लास की मेडिकेशन सेलेक्ट करेंगे, या कौन सा मेडिकेशन उसी क्लास का ज़्यादा इफेक्टिव है जो कि कोमॉर्बिडिटी कंडीशन भी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे कि बहुत ही सिंपल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का, तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, बट अगर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में तो सारी मेडिकेशन तो नहीं दे सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक है। अगर मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ भी है, तो फिर कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन सेलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोवर्सीज में आती हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। देन प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपेटिक प्लान बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, मतलब कि अब क्या करना है कि जो भी डायग्नोसिस हुआ है, अब डायग्नोसिस में जो आ रहा है उसी हिसाब से क्या करना है कि इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपेटिक प्लान डेवलप करना है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। देन रिव्यू डिफरेंट ऑफिशियल गाइडलाइंस ऑफ रिस्पेक्टेड डिजीजेज, मतलब कि जो भी ऑफिशियल गाइडलाइंस गवर्नमेंट पब्लिश करती है, तो उन सारे गाइडलाइंस को आपको हमेशा रिव्यू करना होता है। जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ का आपको फार्माकोथेरेपी पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज़ का फार्माकोथेरेपी पढ़ने जा रहे हैं तो डायबिटीज़ का सबसे पहले आप फार्माकोलॉजी क्लियर करना है, फिर एनाटॉमी, देन फार्माकोथेरेपी पढ़ना है, देन कंट्रोवर्सीज, देन कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को जो है कि रिव्यू करना है जो ऑफिशियल गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट्स के या WHO के, कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है, या फिर गाइडलाइन में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। जैसे बेसिकली अगर बात करें तो अभी JNC जो गाइडलाइन है एंटी हाइपरटेंसिव के लिए, तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स को रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको देखनी होती हैं और आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।